ये 196 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल हमसे पूछा गया है। इनके घातों का योगफल क्या होगा? गुणनखंडों की घातों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। और कैसी घातें होनी चाहिए? किसकी घातें? अभाज्य गुणनखंडों की। अभाज्य गुणनखंडों की घातें। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 196 इसमें 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16। फिर दोबारा से इसमें 2 का जा सकता है। 2 का देंगे तो 2 चौके 8 और 2 नाम 18। अब 49 में सीधा 7 का जाएगा तो 7 एकम 7। इस प्रकार से तो अपने पास 196 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब इनकी घातें देखते हैं तो 2 के ऊपर कितनी घातें हैं? ये सभी अभाज्य संख्या हैं तो 2 के ऊपर 2 और 7 के ऊपर 2। तो अपने पास क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल हो गया 2 + 2, क्योंकि इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है, तो कितना हो गया? 4 अपना क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल देखते हैं। 2 संख्याओं 95 और 152 का महत्तम समावर्तन हमसे पूछा गया है। किसका में से क्या होगा? तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 95 के गुणनखंड करते हैं यहाँ पर। तो इसमें सीधा 5 का जाएगा। 5 एकम 5, 5 नाम 45 और 19 में केवल 19 का ही जाता है। तो इसके गुणनखंड हो गए 5 गुणा में 19 और ये किसके हैं? 95 के। ठीक है, अब इसका करेंगे 152 के। 152 के गुणनखंड देखिए, पहले 2 से भाग देंगे। 2 से जा रहा है, 2 7 14 और 2 6 12। तो दोबारा से देंगे, 2 से चला जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 से जा रहा है 19 दूनी 38 होता है और फिर 19 का 19 बार। तो ये आया अपने पास 152 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19। तो इन दोनों में जो कॉमन है वही क्या होता है? में से। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखो 19 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो में से क्या हो जाएगा? में से हो गया इसका 19। ये अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगर कुछ और भी हो इनमें कॉमन होता तो उसको भी साथ में लेकर इसके गुणा कर देते, वही अपना आंसर हो जाता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। 2 संख्याओं को m बराबर p q की घात 3 तथा n बराबर p की घात 3 q की घात 2 के रूप में लिखा जाए तो m और n का में से बताइए, जबकि p q अभाज्य संख्याएं हैं। p q कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। बताना क्या है? इसका में से बताना है। m जो संख्या है वो अपने पास है p q की घात 3। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है p गुणा q गुणा q गुणा q, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। और n को p की घात 3 और q की घात 3 के रूप में 2, q की घात 2 है, इसके रूप में लिखा गया है। तो p आ जाएगा p गुणा p और साथ में आएगा q गुणा q। तो यहाँ देख लीजिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? तो 2 तो q कॉमन आ रहे हैं और 1 p कॉमन आ रहा है। तो अपने पास इसका में से क्या हो जाएगा? में से हो जाएगा p तो कॉमन आ गया और q स्क्वायर कॉमन आ गया, तो p q स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका में से, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर अपने पास आ जाएगा यहाँ पर बी, p q स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं अगला सवाल है। 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है तो उसका महत्तम समावर्तक 30 है। उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? ये हमें पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर इसको करने हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर 2 संख्याओं का गुणनफल अपने पास देखिए, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है में से, इन संख्याओं के में से गुणा लय से के बराबर में। इसको बोलते हैं एचसीएफ, उसको बोलते हैं एलसीएम। तो इन दोनों का गुणनफल हमें दे रखा है 1080 और ये किसके बराबर है? में से दे रखा है यहाँ पर 3, यानी कि महत्तम समावर्तक है। और लघुत्तम समावर्तक इसका निकालना है, यानी कि लय से हमें पूछा गया है। तो लय से निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका इसमें भाग लगा देंगे। तो 1080 और बटे में 3,
30 का ये 0 0 कट जाएगा, तो 3 से इसमें भाग लाएंगे तो 3 तिया 9 और 3 छिंगे 18, 36 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 36। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, संख्या दे रखी है 441 बटे में 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार होगा। ये हमसे पूछा गया है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप बताइए इसका हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कि इसका उत्तर क्या होगा। अब देखिए इसको करते हैं, 441 अपॉन में 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा में 7 की पावर 2। अब ये जो दे रखा है हमें ये संख्या जो दी गई है, इसमें अगर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 या 5 की पावर के रूप में कुछ भी होता, m इंटू n अपन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई संख्या इस प्रकार के फॉर्म के रूप में विभाजित हो रही है या इससे उसका भाग लग रहा है, या हम कह सकते हैं 10 की घात के रूप में कुछ दिया गया है 10 की घात में, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? परमेय संख्या। और परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, क्या होता है? दशमलव प्रसार जो होता है वो कैसा होता है? शांत। कैसा होता है? शांत प्रसार होता है उसका, दशमलव का। अब यहाँ पूछा गया है कि इस संख्या का दशमलव प्रसार होगा, शांत है, अशांत और शांत दोनों हैं, या फिर परमेय संख्या ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो संख्या हमें दी गई है यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसमें जो 7 की घात 2 और आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि इसका इस वजह से इसका प्रसार कौन सा? दशमलव। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति वाला होगा। कैसा होगा? अशांत आवृत्ति वाला होगा, क्योंकि शांत के लिए एक ही शर्त है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में क्या होनी चाहिए, नीचे एक साइड में इसका क्या दिया गया हो, भाग दिया गया हो, या 10 की पावर m के रूप में इससे क्या दे रहे हो, भाग दे रहे हो, तब वो संख्या कैसी होती है? परमेय। वरना संख्या कैसी होगी? अपरमेय। कैसी होगी? अपरमेय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल देखिए, वह बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक -5 और 4 हों। तो इस प्रकार का सवाल करने के लिए एक तरीका तो यह है कि आप इन दोनों के मान उठा के इनमें रख दीजिए और जिसका मान 0 आ जाए वही अपना उत्तर है। तो एक बार तो ऐसे करके देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 को रख के देखें, इसमें 4 चौक 16 और ये माइनस का 4 और ये 20, तो ये तो 24 हो गया माइनस का, तो ये तो है ही नहीं। इसके बाद इसको देखें, ये 16, ये 4, 16 और 4 20 और ये अपना आंसर लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको देखते हैं, 16 ये माइनस का है और ये 20 है, ये प्लस प्लस के ज़्यादा हो गए। उसके बाद देखिए 16 ये सारे प्लस के, तो ये तो उत्तर होगा ही नहीं, तो एक उत्तर है इसका बी ऑप्शन। चलो ये तो था ऑप्शन से, मतलब इस प्रकार से करने का। अब देखिए समीकरण बनाएंगे कैसे। ये दे रखे हैं हमें शून्य, यानी अल्फा और बीटा के मान हमें दिए गए हैं। अल्फा का मान है -5 मान लीजिए और बीटा का 4 है। तो हम जानते हैं कि एक समीकरण के लिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणा हमें चाहिए होता है। तो इन दोनों का पहले हम योग करेंगे तो -5 + 4 कितना आ जाएगा? -1, और इनका गुणा करेंगे तो -5 गुणा में -4 बराबर है -20। ये अपने पास आ जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे अपने पास जो बहुपद होता है उसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में क्या हो जाएगा c बराबर में 0। c मान लीजिए या फिर अल्फा और बीटा इनका गुणनफल आएगा यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ इनको रखेंगे हम, अपने पास जो मान है अल्फा और बीटा प्लस का x² माइनस, अब ये किसका है? माइनस का, ये अंदर माइनस इंटू में x और उसके बाद में माइनस का यहाँ बीच में प्लस है और अल्फा बीटा जो गुणा हो रहा है वो -20 आ रहा है बराबर में 0। तो अपने पास इसको खोलेंगे तो x² इन दोनों का गुणा करेंगे अंदर है, तो ये आएगा प्लस का x, 1 का गुणा करेंगे x आ जाएगा और ये आ जाएगा -20 बराबर में 0। ये अपना आंसर बन रहा है इस हिसाब से।
तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, एक बार इसको रख के और एक बार इस प्रकार से इसको करेंगे तो अपना आंसर देखो बी आ रहा है इसमें भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला सवाल देखिए, व्यंजक x - 3 बहुपद f(x) बराबर x की घात 3 + x² - 17x + 15 का एक गुणनखंड होगा यदि, और इसमें ये अपने ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। यदि इसका एक क्या है, ये गुणनखंड है, तो ये गुणनखंड है तो देखो इसको कैसे करेंगे। गुणनखंड है तो x - 3 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर अपने पास आ जाएगा 3। अब यहाँ इस 3 को उठा के रख दीजिए, तो f x की जगह क्या आएगा, 3 आ जाएगा। अब इन सब में x की जगह 3 रख दो, 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 17, x की जगह पर 3 और प्लस में 15। तो अपने पास क्या आया, 9 × 27 प्लस 3 × 9 माइनस 17 × 51 और प्लस 15। इन सबको जोड़ते हैं तो देखो क्या आता है, 7 5 12 12 9 21, हाँ से लगी 2 2 और 1 3 और 2 5, ये 51 आ गया और माइनस का 51 बराबर क्या हो गया 0। तो हम कह सकते हैं कि अपना कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है, ये कि F3 अगर रखते हैं तो क्या आता है, उसका मान 0 आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यदि x - 5 बहुपद x की घात 3 - 3x² + kx - 10 का एक गुणनखंड हो तो k का मान हमसे पूछा गया कि k का मान क्या होगा। तो इसमें भी यही करना है कि x - 5 बराबर 0 करेंगे और x बराबर 5 इस समीकरण में रख देंगे। तो अपने पास क्या आएगा, तो 5 रखेंगे तो x की घात 3 यानी कि 5 की घात 3 - 3x² यानी कि 3 × 5 की पावर 2 प्लस k और x की जगह पर आ जाएगा 5, तो और माइनस का 10 बराबर में ये आना चाहिए 0 के। किसके बराबर आएगा, 0 के। तो यहाँ से देखिए इसको 0 कैसे करेंगे, 125 ये आ गया अपने पास 25 75 और ये हो जाएगा 5 के और ये आ गया माइनस का 10 बराबर 0। तो अब यहाँ देखिए ये 85 हो गए और 85 इसमें से घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो 5 में से 5 गए तो 0 और 12 में से 8 गए तो 40, ये प्लस के होंगे। और यहाँ पर है 5 के बराबर, तो 5 के बराबर माइनस के 40, तो के बराबर माइनस के 40/5, तो के बराबर आ जाएंगे माइनस के 8। अपने आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, ये है द्विघात समीकरण 2x² - 6 - x - 6 बराबर 0 के मूल बताने हैं कि कौन से होंगे। एक तरीका तो ये है इसको करने का कि आप ऑप्शंस को उठा के इसमें रखिए और जो 0 के बराबर हो जाए वही अपना आंसर होगा। ये तरीका भी सही है। और एक तरीका ये है कि इसको हम गुणनखंड विधि से क्या करें, इसके गुणनखंड कर लेते हैं जिससे हमें पता लग जाए। तो देखो दोनों तरीके से करके देखते हैं। तो ये अपने पास 2x² है -6 -x - 6 बराबर 0। तो इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 12, यानी कि मूलों का योग हो गया, वरना मूलों का गुणनफल हो गया 12। और योग क्या दे रखा है, योग दे रखा है अपन को यहाँ पर आएगा माइनस का 1। तो हमें ऐसी संख्या, 2 ऐसी संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर क्या आए, गुणा करने पर क्या आ जाए 12। ठीक है, और या फिर इसने पहले वो लगा दिया है भाग लगाकर भी कर सकते हैं इनमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको खोल देते हैं, x² - x/2 और माइनस के 3 बराबर 0। इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 2 का क्या लगा दिया भाग, और जो 2 का भाग लगा है जब भी आपको पता लगा है कि मूल इस प्रकार से बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखो मूल अपने ये हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस है यानी कि ये प्लस का है, और यहाँ ये माइनस है तो यानी कि एक प्लस है और एक माइनस का है, ये तो कन्फर्म है। तो एक प्लस और एक माइनस है तो यही होगा। इसको देख लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले अगर हम पहले इसको कर लेते हैं, इसको करेंगे तो क्या आएगा, तो 2x² - x - 6 बराबर 0। इन दोनों का गुणन वो करेंगे तो 2
2x² माइनस, अब ऐसी संख्या देखनी है जिनका गुणा करने पर माइनस क्या संख्या बचनी चाहिए, मतलब गुणा करने पर तो माइनस की संख्या 12 आनी चाहिए, और इनका जब जोड़ करें तो अपने पास कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए अपने पास 1। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 3 और 4। अगर मैं 4 को माइनस ले लेता हूँ इधर, बड़ी संख्या 4x माइनस 3x, तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, माइनस का प्लस का ले लेंगे, ठीक है, माइनस का x बच गया, और जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 6 यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। अब इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2x, यहाँ जाएगा x माइनस 2 अंदर, प्लस यहाँ पर 3 कॉमन है तो यहाँ आएगा x माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों का वो लेंगे तो 2x प्लस 3 अंदर आ जाएगा, और ये कॉमन आएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर अपने पास आ जाएगा, देखिए यहाँ इसको 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आ गया, और इसको रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2x प्लस 3 बराबर 0। तो ये माइनस का 3 बनेगा और बटे में 2 आएगा, तो x बराबर ये आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आएगा। ये ऑप्शन शायद गलत लिख गए हैं देखते हैं इसमें कौन से ऑप्शन में अपने पास। अच्छा, तो अपने पास यहाँ पर माइनस केवल ये है इस प्रकार से तो ये अपना राइट आंसर बनेगा बजाय इसके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अच्छा, ये दोनों एक जैसे लिख गए हैं तो इसमें क्या कर लो, ये दोनों पे माइनस लगा दो ऐसा करके, ठीक है। वो एक में ये प्लस, एक में ये माइनस, एक में ये प्लस ये माइनस, एक दोनों प्लस और ये दोनों माइनस, ठीक है। अब अपने जो है ये सही हो चुकी है, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ इसको ऐसे भी चेक कर लेते हैं, जब इसका मान रखेंगे, अगर मान लो यहाँ पर इसमें 2 रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा 8, क्योंकि 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ आ गया 2 और यहाँ पर आएगा 6। ये दोनों क्या हो गए माइनस के 8, 8 माइनस 8 बराबर 0, ये निकल के आ गया। माइनस से आता नहीं, इससे भी आ सकता था, ठीक है। फिर माइनस का वो रख के देख लेंगे, इस प्रकार से अपन रख के इसको निकाल सकते हैं आराम से। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, ये आसान है, ये हमने पढ़ भी रखा है 10वीं क्लास में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस सवाल को, इसमें दिया गया है कि असीमिका दे रखी है एक, जिसका दिया है x इज लेस देन इक्वल टू 3 के संगत रेखा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। x के अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, या x अक्ष को विभाजित करती है, या मूल बिंदु से गुजरती है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसका चित्र बनता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर ये अपने पास दिया गया है x इज लेस देन इक्वल टू 3 के रूप में। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको हम मॉड्यूल कर लेते हैं। इस प्रकार से दिया गया है ऐसे कर। तो हमें बताना है कि संगत रेखा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर यह असमीका हमें दी गई है। अब इसका जब मॉड्यूलस हटाते हैं तो क्या आएगा अपने पास, देखिए एक बार तो ये आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 3। जब मॉड्यूल हटाते हैं तो 2 प्रकार के मान प्राप्त होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। तो एक बार माइनस का प्राप्त होगा इज लेस देन इक्वल टू s और इज लेस देन 3, इसी प्रकार से ये मान हमें प्राप्त होंगे जब इसका हम मॉड्यूल हटाते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि जब मॉड्यूल हटाते हैं 2 प्रकार के, एक प्लस का एक माइनस का। अब यहाँ 2 प्रकार के समीकरण बनेंगे, एक तो ये बनेगा x इज लेस देन इक्वल टू 3 समीकरण नंबर 1, और यहाँ पर बनेगा माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3, या फिर ऐसे करके, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3 और x इज लेस देन इक्वल टू 3, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 के लिए चित्र बना के देखते हैं, ग्राफ, सॉरी क्या बनाएंगे। समीकरण 1 के लिए क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पर रैखिक रूप में, रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे इसको रैखिक समीकरण
के रूप में। तो इसको रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 3 आ जाएगा यहाँ से। और ये x बराबर 3 क्या कहता है कि ये किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर होगा। किसके समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा। और ऐसे ही जब हम इसको देखते हैं समीकरण 2 को, तो समीकरण 2 भी क्या बनेगा, इसका रैखिक रूप, रैखिक समीकरण, समीकरण 2 का रैखिक समीकरण क्या बनेगा, तो रैखिक समीकरण होगा अपने पास x, अब यहाँ पर बराबर है तो यहाँ भी बराबर होगा, लेकिन किसके बराबर होगा, -3 के, इस प्रकार से। तो ये किसके बराबर है, ये y अक्ष के समांतर, ठीक है। अब ये तो बनेगा दाईं ओर और ये बनेगा बाईं ओर, हैं दोनों क्या है, अक्ष के समांतर हैं। तो y अक्ष के समांतर बाईं ओर बनेगा इसका ग्राफ, और इसका किधर बनेगा, दाईं ओर बनेगा। देखो इस प्रकार से ऐसे करके x अक्ष पे 1 2 3 -1 -2 और यहाँ पर -3, तो ये बनेगा इधर ऐसे करके x बराबर -3 और ये हो जाएगा x बराबर +3। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, x अक्ष के समांतर इसके ग्राफ प्राप्त हो रहे हैं, सॉरी y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर क्या प्राप्त हो रहे हैं, ग्राफ प्राप्त हो रहे हैं। तो b अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। x अक्ष के समांतर नहीं है, ये गलत है, और y अक्ष को विभाजित करती है, ये भी गलत है। विभाजित क्या कर रही है, समांतर चल रही और मूल बिंदु से भी नहीं गुजर रही, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु 0 0 से संतुष्ट होने वाली असमीका होगी। ये असमीका हमें दे रखी है, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी असमीका है जो मूल बिंदु से क्या है, संतुष्ट है। तो सबसे पहले इनमें हम सब में क्या रख देते हैं, मूल बिंदु रख देते हैं। जैसे हम इनमें मूल बिंदु रखेंगे, यानी कि यहाँ पर x का मान 0, y का मान 0, तो ये सारा 0 हो गया। तो अपने पास क्या बन के आएगा, 0 = 6। उसके बाद देखिए इन सब में रखते हैं तो अपने पास ये सारे 0 ही बनेंगे, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा और ये बनेगा > 6। उसके बाद ये भी 0 बनेगा और ये क्या बन के आएगा, इस > 4। अब ये बनेगा अपने पास 0 और ये किसके लेस देन है, -2 के। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा अपना राइट है। तो देखिए यहाँ जो 0 है वो लेस देन है और बराबर है किसके, 6 के, यानी कि लेस देन तो है ये, बस 0 जो है उसका मान 6 से क्या है, छोटा ही तो है, तो ये सही है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे 0 का मान जो है बड़ा है किससे, 6 से, ये गलत है, ये भी गलत है। 0 का मान जो है 4 से बड़ा है, और 0 का मान जो है -2 से क्या है, -2 से बड़ा है, यही तो कह रहा है, छोटा है, सॉरी 0 -2 से क्या है, छोटा है, ये गलत है, ये 0 से छोटा है, उल्टा होना चाहिए था। तो अपना एक ही इसका राइट आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि ये जो मूल बिंदु से जो संतुष्ट होने वाली असमीका होगी वो कौन सी होगी, 2x + 3y ≤ 6, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx - y = 2 तथा cx - 2y = 3 के अनंत हल हैं। तो यहाँ अपने ऑप्शन ये हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनंत हल के लिए क्या प्रतिबंध होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, अपने पास दो समीकरण है, cx - y - 2 बराबर में 0, इसको ऐसे लिख लिया, और 6x - 2y - 3 बराबर में 0। अब अपने पास दो हल हैं इसके, तो अनंत हल है, सॉरी अनंत हल के लिए प्रतिबंध क्या होता है, अनंत हल के लिए प्रतिबंध होता है, देखिए अगर रेखाएं कैसी हों, समांतर हों, समांतर होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 होना जरूरी है। तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अपने पास यहाँ देखिए, अगर रेखाएं समांतर हैं तो उसके कैसे हल होंगे, अनंत हल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे उसके। तो यहाँ पर इसके अनंत हल हो जाएंगे। तो a1 का मान देखिए, यहाँ पर a1 का मान है c/1
और A2 का मान है 6 बराबर B1 यानी कि माइनस का 1 अपॉन में यहाँ है माइनस का 2 और यहाँ भी क्या है माइनस का 2 बटे माइनस का 3। अब हमें C का मान निकालना है, तो C का मान देखिए कैसे निकलेगा, ये बराबर तो सबसे पहले इस प्रतिबंध को ले लेते हैं, C बटे 6 बराबर, अब 1 बटे 2 माइनस से माइनस कट गया तो अपने पास क्या आएगा, C बराबर आ गया 6 दूनी देखो यहाँ 6 हो जाएगा और इसमें C का 2 का गुणा होगा तो बटे में 2, सीधे सीधा हम 6 को ही लेके गए तो C बराबर आ गया 3 प्लस का 3। और दूसरा देख लेते हैं, इससे भी 3 आना चाहिए, तो C बटे 6 इससे भी क्या आना चाहिए 3, तो बराबर 2 बटे 3 होगा ये। अब 6 का गुणा ऊपर कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा, C बराबर 2 बटे 3 गुणा में 6, ये कट गया 3 से 3 बार, नहीं 6 से 2 बार, 3 से 2 बार कट जाएगा तो C बराबर आ गया अपने पास 4। अब अपने पास 2 मान आ गए C के, एक बार तो आ गया 3, एक बार आ गया 4, तो अपने पास इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका कोई मान नहीं है, इसका कोई मान नहीं है। अब कोई मान क्यों नहीं है, क्योंकि रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, और जबकि रेखाएं कैसी हैं, समांतर नहीं है, ये दोनों कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, C1 बटे C2 और ये सारी चीज़ें अलग अलग आ रही हैं, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, कोई मान नहीं है, अलग अलग मान आएंगे हर जितनी बार भी अपन करेंगे तो ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे देखिए अपने 2 प्रश्न है इसमें। पहला वाला प्रश्न ये NCERT के एग्जाम्पल में दे रखा है, इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने वाले प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, तो इसमें ऑप्शंस हैं पाइथागोरस, न्यूटन, गॉस और यूक्लिड। ये किताब में दे रखा है, इसको सीधा सीधा याद रखना है, आने के चांसेस हैं इसके, तो इसका आंसर हो जाएगा गॉस। क्या है इसका आंसर, गॉस इसका आंसर होगा, हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं समांतर श्रेणी। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पद जो है वो 210वां है, नहीं 210 है, 9वां है, 10वां है, 11वां है या 12वां है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, आपने कर ही लिया होगा, ये 21, 42, 63 और 84 एंड सो ऑन। हमें निकालना है कि 210 ये कौन सा पद है, 210 नंबर, ठीक है। तो ये हिसाब से तो ये 21 का पहाड़ा ही नहीं लग रहा क्या, 21 ढाई के 210, तो कौन सा हो गया 10वां। ये तो बहुत आसान था, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर पहला पद A है, इनके बीच का अंतर यानी कि सार्व अंतर है 21, वो भी 21 है, 42 में से 21 गए तो 21 बचे, या फिर 63 में से 42 घटाएंगे तो भी 21 आएंगे। तो अब हमें निकालना nवां पद यानी कि TN या AN इसको बोल सकते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू T। A का मान क्या है 21 है, प्लस N का मान हमें पता नहीं है, और AN है अपने पास 210, और इसको हमें पता नहीं है N माइनस 1 इंटू D और 21 है। इसको खोलेंगे 21 प्लस 21 N माइनस 21, तो 21 से तो 21 कट ही गया, तो अपने पास क्या बचा है 21 N बराबर 210, तो N बराबर आ गया 210 बटे में 21, तो यहाँ से कट गया ये 10 बार, तो N का मान कितना आ गया 10। तो कौन सा पद है ये 10वां, सीधा सीधा आंसर आ गया। N का मतलब क्या है, यहाँ कौन सा पद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। हमें इसका बताना है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर अपनी जो सीरीज बन रही है उसे देखते हैं, 1 2 3 4 5 कितने तक जा रही है, ये 1000 तक, ठीक है। तो यहाँ अपना प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा यानी कि A बराबर आ गया अपने पास 1, और अंतिम पद हो जाएगा, अंतिम पद जिसको L बोला जाता है, लास्ट पद, तो ये लास्ट में क्या है 1000 है। तो अपन को निकालना है इन सब का योग, SN बराबर N बटे 2, और इसके साथ में आता है A प्लस में L, A प्लस में L इसके साथ में आता है, तो N का मान है 1000 बटे 2,
ए का मान है अपने पास 1 प्लस 1000, तो अपने पास क्या आएगा, ये 500 आ जाएगा, 500, और ये आएगा अपने पास 1100, सॉरी 1001 आ जाएगा ये 1001। अब जब इनका गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, देखिए 5 से गुणा करेंगे तो 500 00 500, इस प्रकार से 5 का गुणा मैंने इन सब में कर दिया है, तो अपने पास आएगा 5005, और पीछे 2 जीरो थी, 2 जीरो लगा दिया, तो ये अपना आंसर बनेगा इस सवाल का। तो कौन सा है अपना इसका आंसर, ऑप्शन नंबर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये 0000 ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये अगला प्रश्न है, इसको देखते हैं। इसमें अपने पास है 3 tan स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 8, इसका गुणा है साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 बराबर, इसके में क्या आएगा। ऑप्शन अपने वो दे रखे हैं, आप भी सवाल को करने की कोशिश करो। तो अपन देखते हैं इस सवाल का आंसर क्या निकल के आएगा। तो सबसे पहले tan स्क्वायर 30 का मान होता है, tan 30 का मान 1/√3, और इसका क्या है अपने पास स्क्वायर है, प्लस साथ में अपने पास है कॉट स्क्वायर 30, तो कॉट 30 का मान होता है √3, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये बड़े कोष्टक में इस प्रकार से इसको बंद कर देते हैं। फिर माइनस है, माइनस के बाहर है, माइनस के साथ में 8 है, और फिर कोष्टक है, कोष्टक के अंदर है साइन स्क्वायर 45। अब साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान होता है अपने पास √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब इन सब का देखो क्या आता है, इसका करेंगे तो अपने पास देखिए 3 बाहर, इसको खोलेंगे तो 1/3 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 आ रहा है, माइनस यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर आएगा 1/2, प्लस यहाँ आएगा 3/4। जब इसका करेंगे तो 3 तो ऊपर वाले का अंडर रूट का, और 2 का हो जाएगा 4, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसका करते हैं आगे, इनका करेंगे तो अपने पास आएगा 1 प्लस 3 3 9, और बटे में 3, और यहाँ आएगा 8। इनका करेंगे आपस में तो लघुत्तम आ गया इसका 4, और 4 2, और ये आएगा 3। अपने पास यहाँ से 3 कट गया, यहाँ आ गया 10, माइनस यहाँ देखो यहाँ से 2 कट जाएगा, और ये अपने पास कितना आ रहा है, 5 5 2 यहाँ भी 10, और 10 में से 10 गया तो 0, इसका आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यदि त्रिभुज ABC का कोण कोण C समकोण है तो कोण यह कॉस कोण A प्लस B का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखो इस प्रकार से एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज का ये समकोण दे रखा है, तो समकोण ही बना लेते हैं इसको। ये समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में कोण C जो है वो 90 डिग्री का है, ये कोण A है, ये कोण B है, ठीक है, ये कोण A है, कोण B है, ये कोण C है, ठीक है। कोण C क्या है, 90 डिग्री का है, ये कोण A है, कोण B है। तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर कोण A प्लस कोण B, अपन तो एक चीज़ जानते हैं कि तीनों का अगर हम जोड़ करें तो कितना आता है, 180 आ जाता है, सही है। अगर C का मान यहाँ पर 90 दे रखा है, तो कोण A प्लस कोण B बराबर क्या हो जाएगा, या इसकी जगह पर पहले 90 लिख लो, और बराबर में 180। अब कोण A प्लस कोण B का मान, दोनों का मान क्या आएगा, 180 माइनस 90, यानी कि कोण A प्लस कोण B बराबर 90 है। अब इन दोनों की तरफ कॉस का वो कर दो, कॉस कोण A प्लस कोण B, और कॉस 90। कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, तो कॉस A कॉस B बराबर 0। यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अपना प्रश्न है अगला, इसको देखते हैं कि यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो तो हमें p² - 1 में p² + 1 बराबर बताना है कि क्या होगा। ये अपने ऑप्शन है, ए cos थीटा, बी sin थीटा, सी cot थीटा, और डी cosec थीटा। इनमें से एक इसका आंसर है। तो इसको हल करते हैं। हमें दिया गया है कि p² - 1 में p² + 1 बराबर हमें निकालना है कि क्या होगा।
तो उसको मान है, पी का मान अपने पास है, इसको उठा के रख देते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की घात 2 और -1 ऊपर से है यहाँ पर। इसी प्रकार से सेक थीटा प्लस टेन थीटा की घात 2 + 1। अब इन दोनों का होल खोल लेते हैं, ये कितना आएगा, तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा प्लस इंटू टेन थीटा -1 और बटे में आ जाएगा अपने पास, यही आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा -2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस में 1। यहाँ प्लस था और यहाँ इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, केवल ये बदलेगा प्लस और माइनस। ठीक है, ये तो ऐसे कैसे खुल जाएगा दोनों में, क्योंकि बीच में कोई चिन्ह परिवर्तित है नहीं। तो अब चलते हैं इसको आगे। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर, अब यहाँ से देखो अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, इनमें देखते हैं। अब इस वाले को अगर मैं इसको वो बदल दूँ क्या, टेन स्क्वायर के रूप में, तो क्या आएगा ये, तो अपने पास आएगा सेक की जगह टेन कर देते हैं, तो अपने पास क्या आता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और माइनस में 1 और अपॉन में क्या है अपने पास, अपॉन में देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, इसको किस में बदलेंगे, इसको अंदर लेके आते हैं तो अपने पास क्या जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये बाहर निकाल दिया अपन ने यहाँ से, प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास ऊपर हो गए हैं 2 टेन थीटा, है ना, एक ये रहा एक ये रहा और एक से एक कट जाएगा यहाँ पर। ये आ गए अपने पास 2 टेन थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचेंगे 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा और ये एक से एक कट जाएगा यहाँ पर, बटे में आएगा अपने पास। इसको हम बदलेंगे किस में, इसको बदल लेते हैं, देखो 1 + टेन स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर होता है, तो इसको सेक स्क्वायर में बदल लो, तो अपने पास हो जाएंगे 2 सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचेगा 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ से कॉमन आ रहा है, उसको निकाल लो कॉमन। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है टेन थीटा और ऊपर क्या बच रहा है यहाँ पर बचेगा टेन थीटा प्लस अंदर क्या बचेगा सेक थीटा। भाई टेन तो यहाँ से कॉमन निकाल लिया, 2 भी कॉमन आ गया और यहाँ भी देखो 2, यहाँ से सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सेक थीटा प्लस यहाँ टेन थीटा बच जाएगा। तो ये ऊपर से कट जाएगा दोनों, क्योंकि ये बराबर हैं, 2 से 2 कट जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा। अब इसको बदल देते हैं, टेन का क्या होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और सेक का क्या होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा साइन थीटा। तो अपने पास इस सब का क्या मान आया, ऑप्शन नंबर बी अपने पास इस सब का मान आ गया, साइन थीटा इसका सब का मान आ रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2 √3 मीटर लंबी हो तो सूर्य का उन्नतांश कोण बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये अपने ऑप्शंस हैं, इसका मान कैसे निकलेगा। एक 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है और इस खंबे की छाया जो दे रखी है वो दे रखी है 2 √3 मीटर। इस प्रकार से ये 6 मीटर ऊंचा खंबा है, यहाँ भी हिंदी में ही लिख देते हैं जब वहाँ भी हिंदी में लिखा है। ठीक है, 6 मीटर ऊंचे के एक खंबे की छाया 2 √3 मीटर लंबी हो, ये 2 √3 मीटर लंबी इसकी क्या है एक छाया है और इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हमें बताना है सूर्य का उन्नतांश कोण, यानी कि यहाँ से हमें बताना है यहाँ से सूर्य की तरफ कितना डिग्री कोण
बन रहा है। तो देखो कैसे देख करेंगे इस सवाल को। अपने पास इसके लिए फॉर्मूला होता है कि लाल बटे कक्का से हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है। अपने पास दिया क्या क्या है, ये इसका आधार है और ये क्या है इसका लंब। तो आधार और लंब से हम इसका निकाल सकते हैं कि आधार और लंब के बीच में एक संबंध ये रहा और ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा और ये इसके उल्टे होते हैं सारे। तो टेन थीटा बराबर हम यहाँ से निकाल लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार इसका मान होगा। तो इसके मान उठा के रख देते हैं कि लंब का मान कितना है, लंब है 6 और आधार है अपने पास 2√3 और ये किसका मान है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, यहाँ से देखो 2 से कट जाएगा 3 बार और 3 में आता है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 के रूप में और बटे में √3 है, एक √3 से एक √3 कट जाएगा। तो टेन थीटा बराबर √3। अब जो टेन थीटा √3 है वो किसका मान है, टेन में होता है टेन 60 का मान। तो थीटा बराबर अपने पास क्या आया, 60 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से टेन थीटा बराबर √3 है और √3 किसका मान होता है, टेन 60 का, और टेन से टेन हट गया तो थीटा बराबर कितना बचा, 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन को पूरक हैं। तो मीनार की ऊंचाई हमें पूछी गई है कि क्या होगी। तो सबसे पहले देखो सवाल को समझते हैं कि क्या कह रहा है। एक मीनार का आधार है, ये मीनार है और ये क्या है, इसका आधार है। अब और एक सरल रेखा में, ये आधार है, आधार क्या है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा में 4 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर, ये 4 मीटर हो गया और ये हो गया यहाँ मान लो 16 मीटर पूरा। यहाँ पर 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहे हैं ये थीटा, तो और ये पूरक है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई है। इस अवस्था में मीनार की ऊंचाई जो होती है उसके लिए हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं बिना कुछ किए। मीनार की ऊंचाई तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगी अंडर रूट के अंदर क्या होता है, मीनार की ऊंचाई बराबर ये जो दो मान दिए गए हैं 4 मीटर और 16 मीटर, इन दोनों का गुणनफल अपने पास मीनार के। तो मीनार के आधार से, मीनार के आधार से दोनों दूरियों का गुणनफल, दोनों दूरियों का गुणनफल हम इसमें निकाल लेते हैं, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, तो मीनार के आधार से दोनों दूरियां, तो 4 है एक और दूसरी 16 है। इसका जब हम करेंगे तो 16 चौक 64 हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 8 मीटर, यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, आकृति में एक चतुर्भुज है ABCD, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये वृत्त के अंदर बना हुआ है और हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। x और y के मान क्या होंगे, तो देखो एक तरीका तो यही है कि आप इन मानों को उठा के इनमें रखें x और y के मानों को, लेकिन हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। सम्मुख कोण मतलब इसके सामने वाला A के सामने वाला B और C के सामने वाला D, ये आपस में कैसे होंगे, समपूरक कोण होते हैं। समपूरक मतलब ऐसे कोण जिनके कोणों का योग क्या हो, 180 हो। ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले जैसे मान लो हमने यहाँ से x का मान रखा 40, तो ये हो गया 40 दूनी 80 84, और ये होना चाहिए अपने पास, देखो इसका मान है 50, तो 50 चौक 200, ये तो 200 में से 4 घटाएंगे तो ये तो वैसे ही ज़्यादा हो रहा है।
तो ये पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 40, तो इसका तो 84 आ रहा है, और इसका देखते हैं 25 कितना होता है, 25 चौका 100 माइनस, तो ये हो गया 96। अगर इन दोनों का योग 180 आ रहा है तो अपना ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का देखते हैं अपन जोड़कर, तो 0 और 9 और 9 18, तो ये 180 आ गया, सही है। और इसको रख के देखेंगे x का मान 25, तो 50 4 54, यहाँ से 54 हो रहा है। और उसके बाद 140 40 4 164, ठीक है, 154 हो रहा है। 154 और 54 को जोड़ा तो ये तो ज़्यादा हो गया, 200 से भी ऊपर, तो ये गलत आएगा अपना, ये गलत हो जाएगा। और इसको फिर हिसाब से इसी हिसाब से करके देखें तो x का मान 50 है, यानी कि 100 104, तो यही हो गया। और 30 इसमें रख के देखें तो 120 माइनस 4, 120 में से 4 गए तो ये भी ज़्यादा ही बैठ रहा है, जब भी 200 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन ही होगा यहाँ पे बी। ये तो था मतलब वैल्यू पुट मेथड, यहाँ से वैल्यू उठाओ, यहाँ पुट करके देखो। अब चलते हैं इसको करने का तरीका क्या होगा अगर एग्जाम में आता है। तो वैसे तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, लेकिन सीख लेते हैं। तो अपने पास इसको देखो, ये अपने पास एक वो है कि प्रमेय है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो सबसे पहले 2x + 4 + 4y - 4 बराबर 180। हमने इन दोनों कोणों को जोड़ दिया, तो इनका मान कितना आना चाहिए, 180। तो यहाँ से क्या निकल के आया, +4y, और ये आपस में कट गए, बराबर 180 आया यहाँ से। ये समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5y - 5 + x + 10 बराबर 180। और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है x + 5y बराबर 180 में से क्या घटाना है हमें, देखो यहाँ आएगा प्लस के 5 -5 हो जाएंगे, तो x + 5y अपने पास आएगा 175, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ इसका मान आ जाएगा। तो अपने पास 2 समीकरण आ गए, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो इसमें देखो, इसमें 2x 4y है, यहाँ पर 2 का गुणा कर लेते हैं, तो 2x + 4y बराबर 180। और यहाँ पर आएगा 2x, और यहाँ पर आ जाएगा 10y, और यहाँ पर आ जाएगा 175 दूनी, तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, और 350 हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 0, यहाँ पर आएगा -6y, यहाँ पर आएगा 0, 15 में से 8 गए तो 7, और यहाँ पर आएगा अपने पास 2 यानी 1, तो ये भी माइनस का, ये माइनस से माइनस कट गए, तो y बराबर अपने पास आ गया 170/6। अब इसको जब काटते हैं तो अपने पास क्या आएगा, y बराबर 25 छिक्की 150 होना चाहिए था यार, ये थोड़ा गड़बड़ आ गया है कहीं ना कहीं यहीं पे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ बैठ रहा है, तो प्रश्न को चेक कर लेते हैं, कहीं इन कोणों में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाती है, इससे भी गलत आ जाता है। तो ऊपर अपने पास है 2x + 4 सही है, उसके बाद ये है x + 10 सही है, ये आ गया 4y - 4, और ये है 5y। अच्छा, यहाँ प्लस है, यहाँ गड़बड़ है कि यहाँ पर क्या है, प्लस आएगा, तो ये अपना सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ गड़बड़ बैठ रही है, इसको दोबारा से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब इन दोनों को वापस से जोड़ते हैं तो 5y + 5 + x + 10 है, और ये बराबर होना चाहिए 180 के। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा, तो x + 5y बराबर अपने पास 165 यहाँ से निकल के आएगा। और अब इन दोनों में देखो, समीकरण 1 समीकरण 2, इसको 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 2x + 4y बराबर 180, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2x + 10y बराबर ये हो जाएगा। अब तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, और 1 13, और 2 एकम 2, और 1 3। यहाँ से इसको घटाएंगे तो अपने पास आएगा माइनस माइनस माइनस, ये 2 कट जाएंगे, तो माइनस का 6y इधर आएगा, और यहाँ बचेगा अपने पास माइनस का 150। तो y बराबर आ गया 150/6, यानी कि 25, यहाँ से अपना y आ गया। y बराबर क्या आ गया, 25। तो y बराबर ही 25 आ ही रहा है, एक में ही है, तो यही अपने आंसर है। अब इसको उठा के x में रख देना यहाँ पर, तो रखेंगे तो क्या आएगा, देखो x बराबर क्या निकल के आएगा, 165 माइनस, अब 25 पंजे 125 होता है, 125 इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, 40 यहाँ से निकल के आएगा, ये x का मान आ गया।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे से होती हैं, दुगनी, तिगनी, आधी या बराबर। तो यहाँ देखो एक वृत्त है, इस प्रकार से एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र, अब केंद्र से समान दूरी पर पूछा है, यानी कि मान लो इधर गए, इधर ही समान दूरी पर इधर गए, तो ये वाली जो दो जीवाएं होंगी अपने पास में, ये जो दो जीवाएं बन के आई हैं अपने पास, तो एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे से होती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे होंगी, बराबर हैं तो बराबर, ठीक है, ये बराबर दूरी पर है तो बराबर ही होंगी। अगला है 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। हमसे पूछ रहा है कि 3 संरेखीय बिंदु हैं, उनसे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी, 1, 0, 3 या अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी, केवल 1 होगी। आगे देखिए, वृत्त का व्यास 2 जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे तो जीवाएं होंगी। क्या कह रहा है, वृत्त का जो व्यास है वो 2 जीवाओं में से प्रत्येक को क्या करे, समद्विभाजित करे तो जीवाएं होंगी। जीवाएं कैसी होंगी, ठीक है, तो यहाँ समांतर होंगी, लंबवत होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या फिर उपरोक्त उसमें कोई नहीं होंगी। ये सवाल है, अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ तो ये क्या बन गया, वृत्त का व्यास बन गया, है ना। अब कह रहा है कि 2 जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे, यानी कि बराबर बराबर बांट रहा है, इस प्रकार से समद्विभाजित करे तो जीवाएं होंगी। जीवाएं कैसी हैं, ये बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, केवल ए दिया गया है कि समांतर है, बराबर ऊपर हो गया वो, ठीक है। अब आगे है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी। ये अपने ऑप्शन है, तो इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो यहाँ पर ये अपने पास एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई जीवा है, ये जीवा है इस प्रकार से, यानी कि ये हमें 6 दिया गया है, ये है वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मान है 10, ये 6 है, ये 10 है, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है इस प्रकार से 6, 10। अब यहाँ इसका लंब ये है और ये 10 है, तो इसमें बताइए कि कौन सा वो बनेगा अपने पास में ट्राइंगल। तो अपन जानते हैं कि अपने पास एक ट्राइंगल इस प्रकार से हो और इसका लंब 6 हो, ये 10 है, तो ये सीधी सीधी 8 हो जाएगी ना। या फिर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कि 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो अपने पास में क्या आएगा 100 माइनस 36 यानी कि 64। तो ये अपने पास कर्ण, ये क्या आया, आधार आ गया 64, यानी कि अंडर रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इसका मान आ गया। अब पूरी जीवा निकालनी है तो 8 में 8 जोड़ दो, 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 मीटर या सेंटीमीटर, जिसमें भी दे रखी है, ठीक है। तो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, तो ये ए में आ रहा है 16 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे मॉडल पेपर 3 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाने लायक हैं। हमने यहाँ पर एनसीईआरटी भी ली है, आरबीएससी पुस्तक से भी प्रश्न उठाए हैं, दोनों से इसको कंप्लीट किया है और प्रयास यही रहेगा कि आपको वो कंटेंट दिया जाए जो पेपर में आने लायक है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और उस पर कमेंट भी करिए अच्छे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।